चलिए अब कविता का शेष भाग देखते हैं। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। देखिए कवि किसान की विशेषताएं अब हमें बता रहा है। क्या है विशेषता? जो है गतिशील सभी ऋतु में। देखिए किसान को हर दिन, हर रोज, हर एक ऋतु में खेती का कोई ना कोई काम तो ज़रूर करना पड़ता है। हम पाठशाला जाते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, तो आपने तो सुना होगा कि अगर पाठशाला में जाते हैं तो हमें रविवार के दिन छुट्टी रहती है, गर्मी के दिनों में छुट्टियां रहती है, दिवाली की छुट्टियां होती है। अगर आपका कोई व्यवसाय है तो सप्ताह में एक दिन या कुछ दिन हम वो व्यवसाय नहीं करते तो भी चलता है। लेकिन किसान एकमात्र ऐसा व्यावसायिक है जो हर ऋतु में गतिशील है। गर्मी हो, वर्षा हो या फिर ठंड का मौसम हो, हर दिन हर रोज़ किसान को खेती में कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। जो है गतिशील सभी ऋतु में। कवि हमें किसान की विशेषता बताता है कि किसान जो है वो हर ऋतु में गतिशील है, वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। और ये सब किस लिए? जग को देते हो पुरस्कार, जग को पुरस्कार देते हो। पुरस्कार मतलब कोई भेंट देना, कोई मूल्यवान चीज़ देना। तो किसान क्या करता है? किसान हमें पुरस्कार देता है। कौन सा पुरस्कार? जो अनाज, जो फसल उगती है वो हमारे भरण पोषण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये अनाज उगाना या फसल उगाना कोई आसान बात नहीं। किसान जब अपने खेतों में कष्ट करता है, श्रम करता है, तब जाकर ये फसलें उगती हैं। और ये फसलें, ये अनाज किसान सिर्फ अपने लिए बनाता है? बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे लिए इसे बनाता है। और इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि हर ऋतु में ये किसान गतिशील रहता है और जग को पुरस्कार देता है अनाज का, फसलों का। लेकिन उसके बदले में उससे क्या मिलता है? वो अपने को सिर्फ कठिन दंड ही देता है। दंड मतलब सज़ा। ऐसा कौन सा दंड? गर्मी के दिनों में, सर्दियों के दिनों में, हर ऋतु में किसान को काम करना पड़ता है। वर्षा ऋतु हो, गर्मी ऋतु हो या फिर ठंड पड़ी हो, हर बार हर दिन किसान को कुछ ना कुछ काम तो करते ही रहना पड़ता है। उस काम के लिए, काम को करने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। वो हमें अनाज पहुंचाने के लिए भरसक मेहनत करता है और तब जाकर हमारे हाथों में ये फसलें या यह अनाज मिल जाता है। इसलिए कवि विशेषता बताते हुए कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर ऋतु में गतिशील है, हर दिन कुछ ना कुछ काम करते रहता है और ये काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जग के लिए करता है, वो है किसान। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। स्वयं को किसी छोटे से मकान में, घर में रखते हो, लेकिन अपनी मेहनत और परिश्रम के साथ तुम लोगों को बड़ा बनाने की कोशिश करते हो। इस तुम्हारी कोशिश के लिए मैं तुम्हें शत शत वंदन करता हूँ। इसीलिए मैं किसान को ग्राम देवता कहता हूँ, ऐसा कवि को लगता है। कवि कहता है कि किसान अपने उत्कर्ष के बारे में नहीं सोचता, अपनी उन्नति के बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे गांव के या मेरे देश के लोग ऊंचे बन जाए। मेहनत करता है वो स्वयं, लेकिन जो भी फल मिलता है वो सभी के साथ बांटने में ही उसे खुशी मिलती है। इसीलिए वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा सम्मान के लायक है। इसलिए कवि उसे ग्राम देवता का दर्जा देना चाहता है। अगली पंक्तियाँ देखें। तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम हंसो कि फूले फले देश,
आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। तुम जनगण मन अधिनायक हो। अब जनगण मन ये हमारा राष्ट्रगान है, तो जनगण मन अधिनायक इस शब्द का अर्थ क्या है? जन मतलब जनता, गण मतलब हमारे जो राज्य हैं, हमारे सभी राज्यों के सभी जनों के मन पर जो अधिनायक मतलब राज्य करता है। देखिए किसान कहाँ पर राज्य करता है? लोगों के मन पर राज्य करता है। अधिनायक मतलब सबसे बड़ा जिसका राज्य है ऐसा व्यक्ति। तो लोगों के मन पर राज्य करने वाला ये किसान है। कवि क्या कहता है उसे? तुम हंसो कि फूले फले देश। अगर किसान खुश है तो वो देश प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है। फूले फले देश मतलब फूलना फलना मतलब उन्नति करना या बड़ा बनना। तुम हंसो कि फूले फले देश। अगर तुम खुश हो, तुम मुस्कुराते हो, तो ये जो देश है ये फूलेगा फलेगा बड़ा बनेगा। आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। और कवि कहता है उसे कि आओ सिंहासन पर बैठो। कौन सा सिंहासन? सोने चांदी का नहीं। पहली पंक्ति में हमने देखा है कवि कहता है कि किसान को सोने चांदी में कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसे लोगों के मन पर राज्य करना है। तो कवि कहता है कि आओ सिंहासन पर बैठो। कौन सा सिंहासन? लोगों के मन में जो सिंहासन है तुम्हारे लिए, उस मन पर तुम कब्जा जमा लो। यह राज्य तुम्हारा है अशेष। ये सारा राज्य लोगों के मन पर जो राज्य करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका हकदार तुम हो। तुम ही इस सिंहासन पर बैठकर हमारे मन पर राज्य कर सकते हो, क्योंकि तुम हमारे लिए मेहनत करते हो, हमारे लिए अनाज और फसलें तैयार करते हो। इसलिए तुम ही बहुत महत्वपूर्ण हो और तुम्हें ग्राम देवता का दर्जा मैं देना चाहता हूँ। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश। तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। उर्वरा भूमि के नए खेत। उर्वरा मतलब उपजाऊ जमीन। भूमि के नए नए खेत तुम बनाते हो। जमीन, किसी भी प्रकार की ज़मीन पर खेती नहीं की जा सकती। खेती करने के लिए उस ज़मीन को तैयार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो भूमि खेत के लायक बन जाती है। तुम भूमि की अलग अलग प्रकार से मेहनत करते हो और तब जाकर ये भूमि नए खेत के लिए तैयार हो जाती है। और ये खेत किस लिए बनाने हैं? उर्वरा भूमि के नए खेत। तुम अलग अलग प्रकार की भूमि से नए खेत बनाओ और इन भूमियों को या इन खेतों को नए धान्य से इनका वेश सजाओ। आपने देखा है मिट्टी का रंग होता है काला या फिर लाल, लेकिन जब उसमें अनाज के दाने बोए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं और कुछ दिनों के बाद हरे भरे कोंपले हमें दिखाई देने लगते हैं, पौधे हवा पर यहाँ से वहाँ डुलने लगते हैं, तो ऐसा लगता है मानो ये धरती जो है वो किसी ही हरे रंग का कोई वेश परिधान किए हुए सज रही है। उसी प्रकार कवि कहता है कि तुम क्या करते हो? किसान क्या करता है? तो भूमि का जो रूप है वो बदल ही देता है। नए नए खेत तुम तैयार करते हो और इन खेतों को नए धान्य से सजा देते हो, उनकी वेशभूषा ही करते हो। तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। हम रहते हैं भू पर। भू मतलब ज़मीन। हम ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन हम सब इस ज़मीन को अपना भार सौंप देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भूमि का भार अपने सिर पर लेता हो, लेकिन कवि कहता है कि ये जो किसान है ये ऐसा नहीं है। वो भूमि पर रहता ज़रूर है, लेकिन भूमि पर रहकर
जो मनुज शेष मतलब मनुज मतलब मनुष्य, जो बचे हुए लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उनका भार अपने सिर पर धारण करता है। उनका भार मतलब उनकी जिम्मेदारी, उनको फसलें, अनाज, धान्य देने की जिम्मेदारी किसान लेता है। और इसलिए कवि कहता है कि तुम भूमि पर रहते हो, भू पर रहते हो, लेकिन तुम इस भूमि पर अपना भार नहीं सौंपते, मतलब अपनी जिम्मेदारी नहीं सौंपते, बल्कि उसका भार जो है वो अपने सिर पर लेते हो। उसकी जिम्मेदारी, जो मनुष्य शेष हैं, जो बचे हुए लोग हैं, जो खेती नहीं करते, उनके लिए तुम क्या करते हो, ये खेती का काम करते हो और उनकी जिम्मेदारी तुम अपने कंधे पर लेते हो। इसीलिए इस कविता में कवि किसानों को नमस्कार करता है, उन्हें ग्राम देवता कहता है। अब अंतिम पंक्ति में देखिए क्या कहते हैं कवि। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लूं उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार। कवि कहता है कि ये मैंने जो कविता लिखी है, इस कविता से मैं तुम्हारी आरती उतार लेना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम करके लौटती है घर पर, या फिर बहुत कुछ पराक्रम करके लौटती है, तो उसकी आरती उतारी जाती है। अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े काम करने पर ऐसी आरती उतारने का काम आपने भी किया होगा, या कभी आपके घर में या फिर बाहर आपकी आरती उतारी गई हो। तो कवि कहता है कि आज मैं इस ग्राम देवता की आरती उतारने वाला हूँ, लेकिन आरती उतारने के लिए थाल नहीं सजाया है कवि ने। इस थाल में कवि ने अपनी कविता इस किसान के लिए लिखी है। किसान के लिए लिखी हुई इस कविता से कवि क्या करना चाहता है, किसान की आरती उतारना चाहता है और किसान के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है वह दर्शाने की कोशिश करना चाहता है। इस प्रकार कवि हमसे अपने मन के भाव को प्रदर्शित करने के लिए इस कविता का लेखन करता है। इस कविता में किसान किस प्रकार हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक है, हमारी जिम्मेदारी किसान किस प्रकार उठाते हैं, किसान किस प्रकार महत्वपूर्ण काम करते हैं, ये हमें बताया गया है। तो यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। हम अगले वीडियो में कविता के कठिन शब्द और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे।